ये बात तो सब जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास थी, यानी कि जितने भी सबमिट और फॉर्म्स होंगे दुनिया के टॉप 20 देशों के बीच उन्हें इंडिया द्वारा होस्ट कराया जाएगा। मेन सबमिट है यहाँ पर और ये 9 और 10 सितंबर को हुई है न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहाँ दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट आए थे, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक सवाल आपके मन में आता होगा, आखिर G20 होता क्या है, ये ग्रुप एग्जिस्ट करता ही क्यों है, इसे बनाने के पीछे आखिर क्या मकसद था, क्यों हर साल ये देश एक दूसरे से अलग अलग जगह पर मिलते हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में एक आसान भाषा में। India has formally taken over the presidencies of the G20. G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India is readying itself to host them. दोस्तों G20 को समझने से पहले हमको समझना होगा G7 को, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। बात है अर्ली 1970s की। दुनिया की आर्थिक हालत काफी खराब चल रही थी। वैसे तो इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था 1973 का ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने तेल पर एक एम्बार्गो लगाया। उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली वेस्टर्न कंट्री थी, जैसे कि अमेरिका और यूरोप। ये वेस्टर्न देश मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत ज्यादा रिलाई करते थे और इसकी वजह से भारी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिली इन देशों में। इनकी सरकारों ने डिसाइड किया, अगर इस इकोनॉमिक हालत को बेहतर करना है तो हमें साथ में एक्शन लेने की जरूरत है। इकोनॉमी को वापस ट्रैक में लाने के लिए हमें साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसी के चलते कुछ इनफॉर्मल मीटिंग होती है अमेरिका के व्हाइट हाउस में इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टरों के बीच। अर्ली 1973 की बात है। अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं और 2 साल बाद इटली और जापान को भी इंक्लूड कर लेते हैं। और 1975 में होती है सबसे पहले G6 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है और G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। ये सातों देश अपने समय के सबसे डेवलप्ड देश थे। इनकी इकोनॉमिक्स दुनिया की टॉप इकोनॉमिक्स में से थी, लेकिन इसके अलावा भी कई कॉमन चीजें थी इनके बीच में। इन सभी देशों में लिबरल डेमोक्रेसी थी जो ह्यूमन राइट्स को, इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यूज को प्रमोट करती थी। पॉलिटिकली कोल्ड वॉर के समय में ये सारी कंट्रीज वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी, तो आइडियोलॉजिकली भी सेम कह सकते हैं और इकोनॉमिकल तो ऑफकोर्स। यह सब तेल क्राइसिस और रिसेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो मेन मकसद इनका यही था, साथ में बैठकर इकोनॉमिक्स को मजबूत बनाना। सन 1998 में रशिया को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया, G7 जो कि G8 बन जाता है। लेकिन 2000 में जब रूस ने क्रीमिया को इन्वेट किया, उसके बाद से रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। इसी रीजन से ग्रुप आज के दिन भी G7 है। अब जब G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुई थी। सन 1997 की एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में इस समय एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आई। इसके पीछे क्या कारण था उसकी बात मैं नहीं करूँगा, टॉपिक से ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम जैसे देश भी अफेक्ट हुए। इन देशों में करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और कुछ देशों में तो दंगे भी देखने को मिले। इसके अगले साल 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही कारण था कि रूस को G7 में इंक्लूड किया गया इस समय पर। लेकिन G7 के और मेंबर्स ने भी यह रियलाइज किया कि दुनिया समय के साथ साथ और इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना बड़ा देखने को मिल रहा है कि किसी एक देश में प्रॉब्लम होती तो उसका असर काफी बड़े देशों पर देखने को मिलता। इसलिए अगर पूरी दुनिया में हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है तो बाहरी रिसेंस को होने से रोकना है, तो हमें दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके साथ भी साथ बैठकर एक्शन प्लान बनाने होंगे। तो 26 सितंबर साल 1999 G7 के फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना करी जाती है। इस ग्रुप में डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि G20 में किन देशों को रखा जाए और किन देशों को नहीं रखा जाए। सबसे पहले क्राइटेरिया यह होता है कि G7 के मेंबर्स वहाँ तो रहेंगे ही। उसके बाद यह देखा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज को हैंडल कर रहे हैं। इसके बेसिस पर चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया को इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि रीजनल सबसे बड़ी पावर कौन सी है, क्योंकि दुनिया के हर एक रीजन का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। इसी रीजन से एशिया में इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशिया के रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट रीजन से सऊदी अरब और तुर्की। यूरोप में G7 के देशों के अलावा पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसिडर कर लिया जाता है। तो आज के दिन G20 में 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है।
मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि यह 20 देश दुनिया की टॉप 20 देश में से है। ना सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बल्कि मिलिट्री वाइज या पूरे पॉपुलेशन वाइज भी देखे तो। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्योंकि G20 को बनाने के पीछे असली मकसद सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना था, तो ये G20 ग्रुप की मीटिंग सिर्फ इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर के बीच होती थी। कई सालों तक तो ऐसा ही होता रहा जब तक साल 2000 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आती। The signs were everywhere, but now it's official, we are in a recession. There has been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. तब इन देशों ने रियलाइज किया कि हमें और सीरियसली मीटिंग करनी चाहिए, सिर्फ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं बल्कि हमारे देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी मिलाना चाहिए। हम सब देशों के बीच में कोऑपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर होनी चाहिए अगर हमें ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना हो तो। इसलिए दोस्तों पहले G20 लीडर्स की जो ऑफिशियल समिट होती है वह 2008 में होती है। समिट अमेरिका में बिठाई गई थी जिसके सारे देश मिलकर डिसाइड करते कि अपने बीच के ट्रेड बैरियर्स नीचे घटा देंगे और स्पेंडिंग को बढ़ा देंगे। इनमें टोटल $4 ट्रिलियन यहाँ खर्च करेंगे ताकि सभी के इकोनॉमीज को रिवाइव किया जा सके। टोटल में G20 के सारे देश मिलाकर ग्लोबल GDP में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड इन देशों में होती है और 2/3 से ज्यादा दुनिया की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। साल 2008 के बाद हर साल G20 की समिट हुई है और हर साल अलग अलग देशों में होती है। इन G20 मीटिंग में जो एजेंडा बिठाया जा रहा है और जो काम हो रहा है उसे स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रॉइका का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉइका में 3 देश साथ में मिलकर काम करते हैं, करंट G20 प्रेसिडेंट और पिछले साल का G20 प्रेसिडेंट और आने वाले साल का G20 प्रेसिडेंट। पिछले साल इंडोनेशिया में हुई थी G20 की समिट और इस साल इंडिया में थी और आने वाले 2024 में ब्राजील में होगी। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील ट्रॉइका कंट्रीज है। G20 की जो प्रेसिडेंसी है यह रोटेशनल बेसिस पर काम करती है। जो 20 मेंबर्स है G20 के, हर साल एक अलग अलग मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मीडिया में सुनकर आपको लगेगा कि इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सरकार की, लेकिन G20 इस साल इंडिया में आ गया है, लेकिन यह पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इस साल नहीं तो अगले साल इंडिया में G20 की समिट होनी ही थी। अगर आप लिस्ट देखो तो 2008 की पहली समिट से लेकर तो यह 18 G20 समिट है। सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जहां पर 2 बार यह समिट होस्ट कराई गई है, 2008 और 9। उसके पीछे कारण हो सकता है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस थी, वह अमेरिका में ही शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद हर देश को एक एक करके बारी मिली है। 2009 में अगर आप देखना शुरू करो, यूके की कनाडा, साउथ कोरिया, फ्रांस, 2012 में मैक्सिको, 13 में रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इराक, चीन, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरेबिया, इटली, इंडोनेशिया और 2023 में इंडिया। सिर्फ 2 ही मेंबर बचे हैं जहां पर G20 की कोई भी समिट नहीं हुई है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। और इसलिए अगले साल ब्राजील में होगी, 2024 में, और 2025 में होगी साउथ अफ्रीका में। उसके बाद यह ऑर्डर दोबारा शुरू होने लग जाएगा 2026 में, स्टार्टिंग होगी यूएसए से। अगर यह पैटर्न ऐसा ही चलता रहा तो अगले G20 समिट इंडिया में 2042 के अराउंड होगी। अब इन 20 देशों के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है G20 के समिट से, जैसे कि स्पेन के पास परमानेंट इनविटेशन है इन समिट्स का। इसके अलावा होस्ट कंट्रीज भी बाकी देशों को इनवाइट कर सकती है। तो इस साल इंडिया ने 9 और देशों को इनवाइट किया है, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, UAE, बांग्लादेश, इजिप्ट और ओमान। और इसके अलावा परमानेंट गेस्ट लिस्ट में कुछ और बड़े इंस्टीट्यूट्स भी शामिल है, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, WHO, WTO, IMF और एशियन की चेयर कंट्रीज। हालांकि G20 का मेन जो पर्पज है अभी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करना है, लेकिन ओवर द ईयर ये कई और मेजर इश्यूज को भी एड्रेस करने लगा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करना या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रमोट करना। लेकिन बाकी और इश्यूज को एड्रेस करने में प्रॉब्लम्स ही आई है। 20 बड़े देश, इन सब देशों की अपनी फॉरेन पॉलिसीज है, अपने प्रायोरिटीज है और अपने एजेंडा है, और किसी भी इश्यू को लेकर यह सारे 20 देश एग्री कर पाए यह बहुत बड़ी मुश्किल होता है। यही कारण है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नई दिल्ली में हो रही इस मीटिंग को अटेंड नहीं करा, और इसी रीजन से G20 की टूरिज्म मीटिंग को कुछ महीने पहले श्रीनगर में हुई थी, उसे चीन और सऊदी अरब ने बायकॉट किया था। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली में हो रहे मीटिंग में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वाइट किया है। इसके अलावा पता चलता है कि मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले इंडिविजुअल लीडर्स पर भी कितना डिपेंड करता है। 2016 के फेमस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने साइन नहीं किया था।
जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो इसके बाद इसे साइन किया गया। तो इससे ये भी पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर भी इन 20 देशों के बीच में कंसेंसस बनाना आसान नहीं है। इस साल के G20 में इंडिया ने वासुदेव कुटुंबकम की थीम सेट करी और ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे की चीजों को महत्व दिया। इसके साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लेड डेवलपमेंट पे भी फोकस रखा गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आसान भाषा में आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये जानकारी जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।